एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों के लिए है ये पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया बुक का नाम है और हिंदी में इसका नाम है भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। ऑलरेडी मैंने इसके सिलेबस के बारे में पहले एक वीडियो बना रखा हूँ और आप सभी को बता रखा था कि इस पूरे बुक में टोटल 8 चैप्टर हैं और इन 8 चैप्टर के जितने भी सिलेबस के पॉइंट हैं उन सभी को इस बार पार्ट बाय पार्ट डिस्कस किया जाएगा। तो ऑलरेडी ये सारी बातें तो हमने पहले के वीडियो में भी कर रखा था। आज एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वीडियो शायद लंबी हो सकती है और पार्ट बाय पार्ट मतलब कई सारे पार्टों में भी बन सकता है। तो कॉलेज के बच्चों के लिए खास के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके टॉपिक्स आपको 5वें सेमेस्टर में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स आज आपको बताए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर का होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला पॉइंट है औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। हमने बहुत पहले से औपनिवेशिक भारत के बारे में पढ़ा है, औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ा है, कैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था इसके बारे में पढ़ा है, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को जानेंगे और लोकतंत्र के आयाम को भी पढ़ेंगे। लोकतंत्र के आयाम में आपको सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम और राजनीतिक आयाम के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट होगा इसका वो है स्वतंत्रता पश्चात, मतलब भारत के आजादी के बाद भारतीय राजनीति को आकार देने वाले कार्य, मतलब भारत के अंदर पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल साइंस में तो ज्यादातर चीजें हम पॉलिटिक्स के बारे में ही पढ़ते हैं, तो पॉलिटिक्स को, राजनीति को किस प्रकार से आकार प्रदान हुआ, कैसे यह व्यवस्थित हुआ, कैसे ये मतलब कि आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारे भारत के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है। तो आज चैप्टर फर्स्ट में आपको सबसे पहला पॉइंट जो है वो है औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में अगर हम कवर करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर पूरे टॉपिक्स को अगर हम एक बार कवर करना शुरू कर दिए तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके पहला पॉइंट, जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। चैप्टर 1 का सबसे पहला पॉइंट औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपको औपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ना है, औपनिवेशिक शासन के बारे में पढ़ना है, औपनिवेशिक समय के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा खासकर यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के अंदर, हालांकि औपनिवेशिक शासन सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पे था, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे औपनिवेशिक शासन का भारत में क्या असर हुआ और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जो है, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी को स्थापित करने में, जनतंत्र को स्थापित करने में, प्रजातंत्र को स्थापित करने में औपनिवेशिक शासन जो था वो कारगर था या कारगर नहीं था। तो इन सारे मुद्दों के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको मैं कुछ इमेज दिखा देना चाहता हूं। देखिए ये जो इमेज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहले भी बहुत पढ़ रखा है, कैसे इनका आगमन हुआ, कैसे इन्होंने व्यापार स्थापित करने की कोशिश की और फिर व्यापार स्थापित करने के बाद इन्होंने कैसे हमारे यहाँ के राजा शासन जो मुगल के उस समय थे उन सभी को हटवाया और अपने आप को पूरे भारत पे कब्जा करने के लायक बनाया। तो ये सारे इमेज जो है ना, जो सारे फोटोज हैं, वो इन्हीं चीजों को दर्शाता है कि ये लोग जहाज के माध्यम से, समुद्री मार्ग के माध्यम से कोलकाता आए, पश्चिम बंगाल आए, इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित किया है। तो ये सारे इमेज जो है वो आपको औपनिवेशिक शासन काल के दौरान हुए घटनाओं को ही दर्शाते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया एक जटिल और बहुयामी प्रक्रिया थी। जटिल और बहुयामी प्रक्रिया कहने का मतलब है औपनिवेशिक भारत में, मतलब कि जब यहाँ पे उपनिवेश काल चल रहा था, जब यहाँ पे इंग्लैंड के गोरे लोगों का शासन चल रहा था, तो भारत में लोकतंत्रीकरण को लाना, प्रजातंत्र को लाना या डेमोक्रेसी को लाना एक सरल प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि आज तक हमने कभी जनता के द्वारा होने वाले शासन पद्धति को देखा ही नहीं था। हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ राजाओं के द्वारा होने वाले शासन को देखा था, क्योंकि जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन हो रहा था तो क्या इससे पहले कभी हमने जनतंत्र देखा था, प्रजातंत्र देखा था? नहीं देखा था। तो अचानक से पूरे समाज में, संस्कृति में बदलाव करना इतना आसान नहीं होता है। तो यही कहा गया है कि औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एक जटिल प्रोसेस था, मतलब जटिल प्रक्रिया थी, जिसने भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। जब हमारे भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान ही लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया या फिर इसको लागू करने की बात की गई, तो इससे भारत के समाज में,
भारत के राजनीति में और भारत के अर्थव्यवस्था तीनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब कैसे, तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि बाल विवाह हमारे यहाँ बंद किया गया था, सती प्रथा बंद किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या था, ये हमारे भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा हुआ करता था उस समय, लेकिन अंग्रेजों के शासन के दौरान इन सभी चीजों को बंद किया गया। तो इससे कुछ लोग नाराज भी थे, समाज में रहने वाले कुछ लोग नाराज थे, कुछ लोग इसके ऊपर राजनीति कर रहे थे, अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा था, इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। ये याद रखिएगा, यह प्रक्रिया मुख्यतः 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में हुई। याद रखिएगा, ये जितने भी बदलाव हैं, चाहे वो प्रजातंत्र लाने के लिए हो या डेमोक्रेसी को लाने के लिए हो या जनता के द्वारा सरकार बनाने की बात हो, तो ये शुरुआत कब हुआ था, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों के साथ विकसित हुई। स्वतंत्रता आंदोलन कहने का मतलब है कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कई बार यहाँ पे हमारे भारत में आंदोलन हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आंदोलन हम सिपाही विद्रोह को समझते हैं। सिपाही विद्रोह जो था हमारे भारत में सबसे पहला आंदोलन था, जिसके माध्यम से हमने अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने का कोशिश किया। निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इसमें मैंने कुछ प्रॉपर पॉइंट्स को ऐड किया है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्तर बाय स्तर, स्टेप बाय स्टेप भारत के अंदर लोकतंत्र को लाया गया है, या फिर आप कह सकते हैं प्रजातंत्र को लाया गया है। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है चार्टर एक्ट। इसके बारे में आपको जानना है, 1813, 1833 और 1853। ये आपको समय भी याद रखना है कि चार्टर एक्ट की अगर बात होगी तो 1813, 33 और 53 का समय आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत पारित इन चार्टर अधिनियमों में प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लाने का प्रयास किया गया। ध्यान से समझिएगा, औपनिवेशिक शासनकाल की हम बात कर रहे हैं। औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब होता है जब हमारे देश पे, सबसे पहले तो मैं आपको औपनिवेशिक शासन के बारे में बता देता हूं, जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश के ऊपर, कमजोर देश के ऊपर अपनी संस्कृति, अपनी राजनीति, अपनी आर्थिक नीति, अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता है, उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, तो इसे हम औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत पे हुआ था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक चार्टर एक्ट लाया। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या लाया, चार्टर एक्ट। कब कब, 1813 में लाया, 1833 में और 1853 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत इन अधिनियमों के माध्यम से, अर्थात इन नियमों के माध्यम से न्यायिक सुधार लाने का प्रयास किया गया। मतलब समाज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था लाने की कोशिश की गई जिससे समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार और न्याय हो सके। भारत सरकार अधिनियम 1858-57 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ये जो लाइन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये लाइन जो है इसे समझना जरूरी है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 और 1857, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहला अगर संग्राम कोई है तो वो 1857 का है। 1857 का सिपाही विद्रोह आपने क्लास 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसमें मंगल पांडे का नाम आता है, झांसी की रानी का नाम आ जाता है और बहुत सारे और उस समय के सुल्तानों का भी नाम आता है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसमें मंगल पांडे के बारे में पढ़ते हैं। 1857 में जो विद्रोह हुआ भारत में, सिपाही विद्रोह, जो स्वतंत्रता का पहला आंदोलन भी समझा जाता है, उस समय पूरे भारत से अंग्रेजों के हाथ बिल्कुल टूट चुके थे, पैर कमर सब टूट चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसी विद्रोह के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान समझिएगा, इस विद्रोह के बाद जो हमारे भारत में शासन कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन खिसक गया और ये शासन सीधा ब्रिटिश की महारानी, उस समय की जो महारानी थी, उसके हाथ में चला गया। ध्यान से समझिएगा, विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। थी हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब नियम कानून ऑर्डर इसके नहीं होते थे। अब ये सीधा ब्रिटिश क्राउन, मतलब जो उस समय इंग्लैंड की रानी थी, वो डायरेक्ट अपना ऑर्डर पास करती थी और वही हमारे भारत में चलता था। कब, 1857 के विद्रोह के बाद।
एक और इमेज यहाँ पे मैं आपको दर्शा रहा हूं जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ये ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन कहने का मतलब जो वहां की मुख्य रूप से रानी हुआ करती थी, वो ऑर्डर पास करती थी और उनके माध्यम से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ऑर्डर बताया जाता था कि हमें भारत में इस प्रकार से शासन करना है, और उसी बातों को ये ऑर्डर की तरह मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत का जो हमारा एक राजनीतिक पार्टी हुआ करता था, मतलब है भी कांग्रेस, और उनके प्रारंभिक राजनीतिक संगठन कैसे थे, मतलब शुरुआत में कांग्रेस किस प्रकार से काम कर रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, याद रखिएगा, निर्माण ही इसका 1885 में हुआ था, और ये कोई भारतीय नहीं, मतलब कि एक अंग्रेज रिटायर्ड व्यक्ति के द्वारा इस पार्टी का निर्माण किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता और एकता लाने के लिए किया गया था। कांग्रेस पार्टी का गठन क्यों किया गया था? कांग्रेस पार्टी का गठन उस समय भारत के अंदर इसलिए किया गया ताकि भारत के जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता है, वो एक हों, वो अंग्रेजों से एक साथ मिलकर लड़े और अंग्रेजों को भगा सके। देखिए, एकता लाने के लिए किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुआ था, वो भारत के अंदर भारतीय लोगों के अंदर राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एकता को लाने के लिए किया गया था। इससे प्रारंभिक दौर में संवैधानिक सुधार और भारतीयों के लिए अधिक प्रशासनिक भागीदारी की मांग थी। मतलब जब ये पार्टी बनी, जब ये राजनीतिक पार्टी को बनाया गया, तो डिमांड किया गया कि हमारे भारतीय लोगों को भी हमारे भारत के राजनीति में आने का अवसर मिले, हम इसमें अपनी राजनीति को करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम भारत के लोग हैं तो हम अपने नागरिक को बेहतर समझेंगे और हम उनके लिए जो कर पाएंगे वो अंग्रेज तो नहीं कर पाते ना। तो ऐसा ही कहा गया कि संवैधानिक सुधार और भारतीयों के अधिक प्रशासनिक भागीदारी की मांग की, मतलब हमें प्रशासन में आने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ तस्वीर फिर से दिखाई दे रहा होगा जिसमें महात्मा गांधी वगैरह हैं जो इस तरह की बातों को करते हुए नजर आ रहे हैं। अंग्रेजों के साथ इन लोगों ने जो डिमांड रखा था, जो मांगे रखी थी कि हमारे भारतीय लोगों को प्रशासन में आने का मौका मिलना चाहिए, राजनीति में आने का मौका मिलना चाहिए, तो ये सारे डिमांडों का एक तस्वीर दिखाया गया जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। इस पॉइंट में अब हमें थर्ड टॉपिक पढ़ना है, मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 में लाया गया था, 1909 में लाया गया था। तो इसे समझ लीजिए क्या था। मार्लो मिंटो सुधार जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस अधिनियम में भारतीयों को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। देखिए, ये जो सुधार लाया गया मार्ले मिंटो सुधार, इसमें पहली बार भारत के लोगों को राज्य में और केंद्र में अपने प्रतिनिधि को उतारने का मौका मिला, जनप्रतिनिधि को खड़ा करने का मौका मिला। ये सुधार ऐसा था जिसमें अब भारतीयों को लग रहा था कि अब वो अपने पक्ष से, अपने तरफ से किसी न किसी व्यक्ति को इसमें ला सकते हैं। हालांकि यह सुधार सीमित था, बहुत इसमें फ्रीडम नहीं था, बहुत ही मतलब कि नियम कानूनों के साथ यह सुधार लाया गया था। और मुख्यतः इसमें जो थे, इस सुधार के बाद जो अमीर भारतीय थे, जो जमींदार थे, जो पैसे वाले थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उन्हीं को ज्यादा फायदा हो रहा था। मतलब अमीर भारतीय जमींदारों को ही ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा था। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार के बाद ही पहली बार भारत के लोगों को क्षेत्र में, आप कह सकते हैं प्रांत में या फिर केंद्र में, उनको अपने प्रतिनिधि को उतारने का मौका मिला था। ये जो आपको इमेज दिख रहा है ना, ये मार्ले मिंटो सुधार के समय में मतलब प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, यही थे। जैसे कि मैं आपको पिछले स्लाइड में लेके चलता हूं, अगर मैं मार्ले मिंटो सुधार की बात करूं तो ये मार्लो मिंटो सुधार जो था, इसमें क्या हुआ था ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, 1909 में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनका मतलब बहुत अहम रोल था इस सुधार में। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। 3 नंबर 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, और ये कॉलेज के बच्चों की बात नहीं है, क्लास 12th में भी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, इस अधिनियम में द्वैध शासन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत, मतलब ये द्वैध शासन था क्या और ये क्यों स्थापना किया गया, इसके अंतर्गत प्रांतों में, मतलब राज्यों में, देशों में प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय मंत्रियों के बीच में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जब 1919 का भारत सरकार का अधिनियम आया, तो इसी अधिनियम के तहत हमारे भारत के जो शक्ति था, जो पावर था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बंटवारा हुआ, किसके बीच में, तो ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में।
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख हुआ करते थे उनके बीच में और भारत के उस समय के पॉलिटिक्स के अंदर सम्मिलित लोगों के बीच में। याद रखिएगा, प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति जो पावर था उसका विभाजन ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय मंत्रियों के बीच में किया गया, बंटवारा किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण कदम था, याद रखिएगा, लेकिन अभी भी भारतीयों के अधिकार सीमित थे। बंटवारा हो गया 1919 में, शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन अभी भी जो भारत के मंत्रियों को पावर मिला था, जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भारत के लोगों को शक्ति दिया गया था, उनके अंदर सीमित था, बहुत कंट्रोल था, बहुत लगाम था। तब जाके इनका मतलब उतना कोई खास वैल्यू नहीं था दिखाने के लिए। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, शक्ति का बंटवारा तो हो गया, लेकिन भारतीयों का अधिकार जो था वो सीमित था। अब ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये आपको बताएगा कि 1919 में जो भारत अधिनियम था उसमें किस प्रकार से किन व्यक्तियों का अहम रोल था, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो काफी महत्वपूर्ण थे उस समय। हालांकि आपको ये चीज तो याद रखना है, अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम 1919, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बांटा गया, शक्तियों का बंटवारा हुआ और ब्रिटिश को और भारतीय पॉलिटिकल के जो लोग थे उनके बीच में इन शक्तियों को बांटा गया, लेकिन भारत के लोग थे उनकी जो शक्ति थी वो सीमित थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गांधी का आंदोलन और जन आंदोलन का प्रभाव। देखिए, आपको पता है कि जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे तो भारत में उन्होंने कई प्रकार के सत्याग्रह किए, आंदोलन किए। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें इन सब चीजों को भी पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला असहयोग आंदोलन 1920 के बारे में जानना है। देखिए, आपने क्लास 11, 12, 9, 10 में गांधी जी द्वारा किए गए कई सारे आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। तो असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन ने भारतीय जनता के बड़े हिस्से को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को गति दी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी उस समय के बड़े ही दिग्गज नेता थे, बहुत ही प्रभावशाली नेता थे। उनका जो प्रभाव था, जैसे आप कह सकते हैं उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो पूरे भारतवर्ष में था। तो जो भी गांधी जिस प्रकार के सत्याग्रह को करते थे, जिस प्रकार के आंदोलन को करते थे, तो इसमें एक छोटा हिस्सा नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग उनका जमकर सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में एक आंदोलन तो असहयोग आंदोलन है जो 1920 में इन्होंने किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐसे कई सारे आंदोलन हुए हैं और ये सारे आंदोलन जो थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए, भारत को गणतंत्र बनाने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए ही भारत में किया गया था। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में था। यहाँ पे आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो गांधी जी, ये गांधी हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, इनके साथ लोगों का हुजूम हुआ करता था और ये कई प्रकार के आंदोलन, जब भी ये कोई भी आंदोलन करते थे तो इनके साथ लोग बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया करते थे, इनका काफी उनको साथ मिला करता था। नंबर 6 हमारा कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़ा था, अब हम 1935 के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था? तो इस अधिनियम में, इस नियम में, इस नीति में प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वशासन की स्थापना की और संघीय संरचना की नींव रखी। यह अधिनियम लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। याद रखिएगा 1935 ये जो अधिनियम है इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी अधिनियम, इसी नियम, इसी कानून के कारण प्रांतों में, राज्यों में, लोकल जगहों पे प्रादेशिक स्वशासन की स्थापना की गई, मतलब नजदीकी सेवा को शुरू किया गया और संघीय संरचना की शुरुआत की गई, जिससे आपने अपनी तक सुना होगा ना, हमारे भारत के अंदर क्या है, राज्य अलग काम करता है, संघ अलग काम करता है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें दोनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं। तो यहीं से इसका नींव रखा गया और यह अधिनियम देश के अंदर डेमोक्रेसी लाने के लिए, लोकतंत्रीकरण को लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भी आपको इस चैप्टर में याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश राज की कमजोरी। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सारी चीजें आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, तो आपको इन सब चीजों को याद रखना है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी और भारतीयों का बढ़ता दबाव ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक रियायत देने पर मजबूर कर रहा था। देखिए, युद्ध के दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय
ब्रिटिश साम्राज्य की जो कमजोरी और भारतीयों का बढ़ता दबाव जो था, जो भारत के लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक रियायतें देने पर मजबूर होना पड़ रहा था, मतलब मजबूर कर रहा था, उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देने के लिए मजबूर किया गया। किसके माध्यम से? भारतीय लोग के माध्यम से, उस समय के हमारे भारत के नेता के माध्यम से, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हमें रियायत चाहिए, हमें मतलब जो इनकी अधिकारें सीमित कर दी गई थी, इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटिशों के माध्यम से, उसमें ये अपनी आजादी ढूंढ रहे थे। वो चाहते थे कि इनको आजादी मिले, इनको स्वतंत्रता मिले। तो ये कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। आपको ये तस्वीर दिख रहा होगा, ये द्वितीय विश्व युद्ध का तस्वीर है। इसमें कई प्रकार की और भी बातें हैं। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की अगर चर्चा करने लगे तो इस चैप्टर से हटके हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो, दोनों का एक टॉपिक है। 1914 से 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसकी भी एक लंबी कहानी है, और द्वितीय विश्व युद्ध का भी अपना एक कहानी है। तो यहाँ पे हम उन कहानियों के ऊपर ना जाएंगे, हम ये देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत तो उस समय गुलाम था, औपनिवेशिक शासन में हम जी रहे थे, हम ब्रिटिश के अंदर थे, और ब्रिटिश भी कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के एक खेमे में था, और वो चाह रहा था कि वो जिन जिन देशों पे अपना आधिपत्य जमा चुका है, उन देशों के संसाधन, रिसोर्सेज, सेना, पैसा जो भी है, उसका उपयोग वो अपने तरफ से दूसरे युद्ध में कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत की स्वतंत्रता और विभाजन। अब हम भारत की स्वतंत्रता की बात करेंगे। हम सभी तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1947, 15 अगस्त, 1947। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं। स्वतंत्रता और विभाजन क्या है? 1947, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंततः स्वतंत्रता संग्राम के प्रयासों और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। विभाजन के साथ भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। देखिए, बहुत लंबा संघर्ष चला है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद कई सारे संघर्ष हुए हैं, चाहे वो गांधी का हो या जवाहरलाल नेहरू का हो या भगत सिंह का हो, चंद्रशेखर आजाद का हो, राजगुरु का हो, सुखदेव का हो। बहुत सारे लोगों के लंबे संघर्ष के बाद किसके साथ संघर्ष हुआ? अंग्रेजों के साथ। उसके बाद जाके 1947 में भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन भी हो गया, मतलब भारत से पाकिस्तान का टूटना। इसी मतलब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण भी इसी समय में हुआ था। तो ये भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के बारे में था। आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं, ये तस्वीर उस समय की ली गई है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, और भारत के अंदर के लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे और पाकिस्तान की तरफ के लोग भारत की तरफ आ रहे थे। ऐसा कहा गया था कि जो लोग जिस देश में जाके रहना चाहते हैं वो जाके रह सकते हैं। तो ऐसे में जो भारत के मुसलमान थे, सभी तो नहीं, कुछ मुसलमान ऐसे थे जो पाकिस्तान को पसंद करते थे, इसलिए वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन बहुत सारे मुसलमान हमारे भारत देश में रहे। भारत के साथ कोई ऐसा नियम कानून नहीं था। भारत ने कहा कि जिन व्यक्ति को हमारे देश में रहना है वो रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस्लाम का देश है, यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक लोग रह सकते हैं, इसलिए वहां के हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनसे उनका पैसा वगैरह छीन लिया गया, जमीन छीन ली गई, और उनको वहां से भगा दिया गया। तो ये वही तस्वीर है जो बयां कर रही है उस समय के समस्या को, कि कैसे उस समय क्या हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो देखिए, औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया ने एक लंबे संघर्ष और अनेक चरणों से गुजरते हुए भारतीय जनता को स्वशासन और अंततः स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर किया। ये एक छोटा सा समय नहीं था। ब्रिटिश की बात कर ले तो एक लंबे समय तक ब्रिटिशों का शासन हमारे भारत पे रहा, और एक लंबे संघर्ष के बाद बहुत चरण में हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको यह बात भी याद रखना है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, जो मंगल पांडे का विद्रोह था, वो इसका सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसके बाद हजारों ऐसे संघर्ष हुए हैं, तब जाके भारत को आजादी मिला। स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर किया, मतलब हमको आजादी की तरफ बढ़ाया। यह प्रक्रिया भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों की नींव रखने में सहायता सिद्ध हुई। जैसे जैसे हमें आजादी मिली, उसके बाद हमारा भारत जो है वो डेमोक्रेसी को अपने देश के अंदर स्थापित करने में सफलता हासिल कर पाया। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है लोकतंत्र के आयाम के बारे में। अब हम लोकतंत्र के आयाम के बारे में जान लेते हैं। लोकतंत्र के 3 आयाम के बारे में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। पहला है सामाजिक आयाम,
दूसरा है आर्थिक आयाम और तीसरा है राजनीतिक आयाम। ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहली पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र के आयाम के बारे में बताइए, तो लोकतंत्र का आयाम मुख्यतः 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब हम एक एक टॉपिक करके इन तीनों आयामों को समझ लेते हैं कि सामाजिक आयाम क्या है, आर्थिक आयाम क्या है और राजनीतिक आयाम क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक आयाम। अब हम सामाजिक आयाम को देख लेते हैं। समानता का अधिकार इसमें सबसे पहले पॉइंट पे आता है। सामाजिक आयाम की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले समानता के अधिकार को देखना है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ये जो भारत हमारा है वो डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेटिकल कंट्री है। इसमें भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को समान, एक जैसा, समान अवसर प्रदान करना हमारा संविधान का कर्तव्य है, या संविधान हमें इस प्रकार के रूल्स को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, जो सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करता है। समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग में ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा। इसमें जाति, धर्म, लिंग या अन्य भेदभाव के बिना समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। पहले के समय में होता था ये सारी चीजें, पहले के समय में होता था ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब, दिस दैट, अलाना फलाना, बहुत चीजें होती थी। लेकिन अभी जो है, जब से हमारा संविधान बना है, वो यही कहता है कि हमारे संविधान के हिसाब से भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के अंदर बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, सभी को इक्वल देखा जाएगा। वहीं पे इसका दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता और सहभागिता। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सामाजिक आयाम के अंतर्गत आएगा। नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने, संगठनों में शामिल होने, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने की स्वतंत्रता होती है। यह सामाजिक संवाद, सहभागिता को बढ़ावा देता है। समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म से बिलोंग क्यों न करता हो, उसके पास यह छूट है कि वो किसी भी धर्म का पालन करेगा, किसी भी भाषा को बोलेगा, किसी भी राज्य में जाके रहेगा, किसी भी संगठन में शामिल हो सकता है और अपनी समस्या को व्यक्त करने की आजादी है उस व्यक्ति को, जिसे हम अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता और सहभागिता, कि जिसमें उस व्यक्ति को इस बात का आजादी है कि कैसे वह किसी संगठन में शामिल होगा। ये उसकी इच्छा के ऊपर है, वो जिस संगठन में चाहे शामिल हो सकता है, जिस भाषा को बोलना चाहे बोल सकता है, जिस धर्म को पालन करना चाहे कर सकता है। ये भारत का संविधान उसको आजादी प्रदान करता है। इसमें अब हमारा तीसरा पॉइंट है सामाजिक न्याय। तो देखिए, सामाजिक न्याय में लोकतंत्र सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाता है। लोकतंत्र कहने का मतलब है डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा चुना गया सरकार, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया सरकार। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो न्याय की दिशा में कदम बढ़ाता है। इसका अर्थ होता है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को एक समान समझा जाए, उनके साथ न्याय की भावना को रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की जाती है। हमारे भारत देश में विविधता है, बहुत सारे विविधताओं से भरा देश है। इसमें आपको अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। कुछ लोगों की संख्या कम है, कुछ लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी जनसंख्या कम है उनको बहुसंख्यक लोग जो है, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, वो उनके साथ दुर्व्यवहार करे, अत्याचार करे, उनके साथ उनको परेशान करे। ऐसा नहीं, हमारा भारतीय संविधान सामाजिक न्याय देता है, जिसमें अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे भारत के सरकार के द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता है ताकि वो अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है आर्थिक आयाम। इससे पहले हमने बात किया था आर्थिक आयाम से पहले सामाजिक आयाम के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लोकतंत्र के 3 आयाम के बारे में हमने बात किया है। अब इन 3 आयाम में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। सामाजिक में हमने आपके साथ समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और सहभागिता के बारे में बात किया। इसके अलावा सामाजिक न्याय के बारे में बात किया है। अब हम बात करेंगे आर्थिक आयाम के बारे में कि आर्थिक आयाम क्या होता है। तो आर्थिक आयाम में सबसे पहला पॉइंट है वितरण और अवसर, बांटने की प्रक्रिया और ग्रहण करने की प्रक्रिया। लोकतंत्र में आर्थिक संसाधनों का वितरण अधिक न्याय संगत तरीके से करने की कोशिश की जाती है। जो डेमोक्रेटिकल कंट्री है उसके अंदर आर्थिक संसाधनों का वितरण समान तरीके से करने की कोशिश की जाती है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, जिससे सभी वर्गों के विकास का अवसर मिल सके। सरकार जब भी कोई बजट लाता है तो क्या करता है, कोशिश तो इसका यही रहता है ना कि समाज में रहने वाले सभी लोगों का समान,
एक जैसा विकास हो सके, या फिर कोई गरीब है, कोई नीचे तबके का है, जो तुच्छ है, छोटा समझा जाता है, उसको आरक्षण देके उसको ऊपर लाने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट इसी में है नागरिकों के आर्थिक अधिकार, जो आम जनता है उसका अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों को रोजगार मतलब नौकरी, शिक्षा, पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार नीतियों का लाभ मिल सकता है। आपको पता है ना कि हमारे सरकार में जो बुनियादी चीजें हैं कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का स्वास्थ्य देखना, किशोरियों की देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, तो ये सारी चीजें आती कहां से? ये सरकार की नीतियों से ही तो आती है। तो नागरिकों के आर्थिक अधिकार मतलब भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों का यह अधिकार है कि वो शिक्षा में पढ़ाई कर सकते हैं, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है, इसके अलावा रोजगार, आपको पता है कि न्यूनतम वेतन जो है वो रोजगार गारंटी सरकार का एक चल रहा है, उसके माध्यम से भी कई सारे लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये नागरिकों के आर्थिक अधिकार हैं जिसमें सरकार के द्वारा इनको कई अलग अलग नीतियों के माध्यम से फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट है नियंत्रण और पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है साफ साफ बताना, और नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी संस्थानों पर निगरानी की जाती है। कोई भी फंड आया, कोई भी नीति आई, कोई भी नियम आया, आपको पता है कि वो चीजें हमको पता होती है, आम नागरिकों को वो चीजें पता होती है, पारदर्शिता होता है। यहाँ तानाशाही नहीं है कि जो राजा ने कह दिया वही बात मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी काम करना है वो पारदर्शिता के साथ करना है, लोगों के बीच में उन चीजों को रखना है, हमारे जनप्रतिनिधियों को बताना है, जनप्रतिनिधि हमें बताएंगे, न्यूज चैनल के माध्यम से जनता तक ये खबर पहुंचाई जाती है, तब जाके किसी भी चीज को आवंटन किया जाता है। तो यही है नियंत्रण और पारदर्शिता। अब हम बात करेंगे राजनीतिक आयाम के बारे में। राजनीतिक आयाम क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट राजनीतिक पॉलिटिक्स के आयाम की बात करते हैं तो वोटिंग और चुनाव है, क्योंकि वोटिंग और चुनाव जो है वो लोकतंत्र का ऐसा रास्ता है, ऐसा माध्यम है, ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोकतंत्र, इसको आप लोकतंत्र का जड़ कह सकते हैं, नींव कह सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है, वो वोट देके अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में। चाहे लोकतंत्र जिस देश के द्वारा फॉलो किया जाता है वहां पे आम जनता के द्वारा मत के माध्यम से ही सरकार चुना जा सकता है, जिससे वे अपनी सरकार को चुन सकते हैं। उन्हें जो सरकार अच्छा लगे, जो प्रतिनिधि अच्छा लगे, जो व्यक्ति अच्छा लगे, उसे वो सरकार में ला सकते हैं और राजनीतिक निर्णयों में डायरेक्ट भाग ले सकते हैं। अगर उन्हें सरकार अच्छा नहीं लग सकता तो वो सरकार को गिरा भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक ढांचा। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है प्रशासनिक ढांचा। अब प्रशासनिक ढांचे में क्या है? तो लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार के विभिन्न अंग, आपको पता है हमने बहुत पहले से पढ़ा है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, क्योंकि इन्हीं तीनों अंगों के माध्यम से तो हमारी सरकार चलती है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार के विभिन्न अंग में कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, स्वतंत्र और संतुलित तरीके से काम करते हैं जिससे सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सके। कोई भी एक, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कोई अपने आप को बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तीनों जो हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों का एक दूसरे पे कंट्रोल होता है। अगर किसी एक को फ्री छोड़ दिया जाए तो उसे तो स्वतंत्र रूप से जो इच्छा होगा वो करेगा। मान लो मैंने विधायिका को फ्री छोड़ दिया तो अब नेताजी सबका जो इच्छा होगा वो करेगा। अगर हमने कार्यपालिका को फ्री छोड़ दिया तो इसमें पुलिस ऑफिसर सबको, आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर सबको जो इच्छा होगा वो करेगा। अगर हमने न्यायपालिका को फ्री छोड़ दिया तो न्यायपालिका की जो इच्छा होगी वो करेगा। तो ऐसा नहीं है, हम तीनों का जो इसमें है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों का एक दूसरे पे कंट्रोल होता है। कोई भी पैर ज्यादा बढ़ाता है तो उसको कहता है ए भाई ए रुक, अब नहीं चलेगा। चाहे वो न्यायपालिका हो, न्यायपालिका भी अगर कोई गलत फैसला ले तो आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश तक को हटाने का पावर संसद के पास होता है, वो तुरंत उसको रोक देगा, भाई गलत है। या फिर संसद, कोई नेताजी गलत काम करते हैं तो न्यायपालिका के पास पावर होता है कि भाई तू रुक जा, नहीं तो तेरा फिर खटिया खड़ा कर देंगे हम। तो ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और इसी से हमारे देश का बैलेंस सही तरीके से चलता है और देश हमारा सही तरीके से काम करता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है नागरिक भागीदारी। नागरिक, आम जनता का क्या भागीदारी है? राजनीतिक आयाम में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, जिससे वो नीतियों को प्रभावित करने,
जन आंदोलन में शामिल होने और सामूहिक फैसले लेने में भाग लेते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत फैसला आ गया सरकार का, कई बार आपने ऐसा देखा है, अभी किसान आंदोलन हुआ था कुछ दिन पहले, किसानों के हक की बातें नहीं थी, किसान धरना पे बैठ गए, तो ये तो उनका फ्रीडम है ना, आम नागरिक का आजादी है, नागरिकता को लेकर जो अधिकार था वो उसके ऊपर भी बहुत बवाल कटा है। तो ये ऐसा मतलब आयाम है जिसमें आम जनता किसी भी फैसले के खिलाफ जा सकती है, आंदोलन कर सकती है, सामाजिक आंदोलन कर सकती है, और इसके अलावा वो सामूहिक रूप से बैठ के अपने समाज में हो रहा है किसी गलत काम के ऊपर या फिर कोई अच्छा काम करना है तो इसके ऊपर वो सामूहिक रूप से बैठ के आपस में भी कोई ना कोई फैसला कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राजनीति को आकार देने वाले कार्य। हमारे पास टोटल 3 टॉपिक थे, हम उन तीनों टॉपिक के ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, आपको सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करवाते हैं। यहाँ पे हमने बात किया था, जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण और इसकी प्रक्रिया। इसके बारे में ऑलरेडी हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, इसमें हमने काफी पॉइंट्सों को पढ़ा था। इसके बाद हमने इसमें देखा था लोकतंत्र के आयाम के बारे में, ये सेकेंड टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम और राजनीतिक आयाम के बारे में देखा। इसके अलावा जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो अब लास्ट का पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है जिसका नाम है स्वतंत्रता पश्चात, मतलब आजादी के बाद भारतीय राजनीति को आकार देने वाले कार्य। कौन? क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, अभी तक तो अंग्रेज शासन कर रहे थे, लेकिन अब आजादी मिल चुकी है, तो अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट इंप्लीमेंट किए गए हैं जिससे हमारे भारत का राजनीति को एक मतलब रास्ता मिला, अग्रसर हुआ काम करने के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति को आकार देने में कई महत्वपूर्ण कार्य और घटनाएं रही है। अब वो कार्य के बारे में जान लेते हैं। भारतीय गणराज्य के निर्माण में उसकी संरचना, उसकी राजनीति की दिशा में निर्धारित करने की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अभी हम उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे, उन जानकारी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट रहे हैं जो स्वतंत्रता के बाद भारत को एस्टेब्लिश करने में, भारत के संविधान को एस्टेब्लिश करने में, यहाँ पे लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने में मददगार रहा है। तो सबसे पहला है संविधान का निर्माण। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला और मुख्य काम जो हुआ है वो हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण। तो सबसे पहले बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, उन्हें पिता कहा जाता है। लेकिन एक बात और है, लिखित रूप से लिखने वाले कोई दूसरे व्यक्ति थे, उसमें हम कभी और चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम जान लेते हैं संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा ने तैयार किया, मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने इसे तैयार किया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति का आधार जो है वो स्तंभ बना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारी नियमावली थी, नीतियां थी, इसके माध्यम से भारतीय राजनीति को, पॉलिटिक्स को एक बेस प्राप्त हुआ, आधार प्राप्त हुआ कि आखिर में भारत देश को लेके कैसे चलना है। संविधान भारतीय लोकतंत्र की नींव, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना हुई, क्योंकि यही तीनों मुख्य स्तंभ थे हमारी सरकार को चलाने के लिए, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो। यही तीन जो थे, यही हमारे देश के स्तंभ, बेस थे, जिनको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति, जनता, डेमोक्रेसी सबको संतुलित करके चलना था। इनके बिना देश नहीं चल सकता था। और नागरिक अधिकारों को परिभाषित करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मौलिक अधिकार है, उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे नागरिक को भी यह फील होता है कि भाई हम ठीक है, हम ऐसे देश में है जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ करने की स्वतंत्रता है, आवाज उठाने की स्वतंत्रता है, वोट देने की स्वतंत्रता है, सरकार चुनने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीजें जो है वो नागरिक के जो अधिकार है उसको परिभाषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संघ का गठन, ये भी 1950। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने बताया है संविधान का निर्माण, ये भी 1950। इसके अलावा भारतीय संघ का गठन, ये भी 1950। भारत को एक संघीय राज्य के रूप में संगठित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण तय किया गया है। आपने शुरुआत से पढ़ा है, हमारे भारत में राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करती है, कभी कभी दोनों मिलकर भी काम करती है, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। केंद्र का काम भी है अपना अलग, उसका काम पूरे देश को देखना है, राज्य का काम अपने राज्य को देखना है, और कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य को लेके हो गया, शिक्षा को लेके हो गया, सड़क को लेके हो गया, पर्यावरण को लेके हो गया, तो इस पे ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो इसे हम समवर्ती सूची में रखते हैं, जिसपे ये दोनों मिलके काम कर रहे हो। तो देखिए, इस
संघीय ढांचे में विभिन्न भाषा, संस्कृति और धार्मिक विविधताओं को समेटने में मदद किया। राज्य के हिसाब से जब सरकारें बनने लगी तो आपको पता है कि हमारे भारत देश में विविधताएं हैं, बहुत अलग अलग भाषाएं, संस्कृति बोली जाती है। तो ऐसे में अपने अपने राज्य को कंट्रोल करने में और पूरे देश को कंट्रोल करने में ये काफी मददगार साबित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नेहरू गांधी परिवार की राजनीति। आपको पता है लंबे समय से 1885 के बाद से कांग्रेस ने पूर्ण रूप से अपने आप को गांधी और नेहरू के अंदर ही चल रहा था। ये जो पुराने नेता थे गांधी और नेहरू, यही इनकी राजनीति और कांग्रेस की राजनीति दोनों समान थी और पूरे देश को कंट्रोल कर रहे थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा है। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजनीति भी किया है। नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी और उनका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था। कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के माध्यम से काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नेतृत्व में उनकी राजनीतिक प्रभावशीलता दिखी। इंदिरा गांधी भी बहुत धाकड़ नेता और राजीव गांधी भी बड़े धाकड़ नेता। हाँ, ये बात है कि थोड़ा सा अभी समीकरण बिगड़ गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी उतना जलवा नहीं है जो इनके परदादा का हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ करता था, इंदिरा गांधी का हुआ करता था, राजीव गांधी का हुआ करता था। अब ये सारी चीजें जो है वो धूमिल हो गई है। अब इनका वो छवि नहीं है जो पहले हुआ करता था। लेकिन एक समय हुआ करता था कि राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का पूरे देश के ऊपर, पूरे देश के जनता के ऊपर एक अमिट छाप था। एक आवाज पे लाखों लाख लोग इकट्ठा हो जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक दलों का गठन और उनकी भूमिका। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी का गठन कैसे हुआ और इन राजनीति में भारत के संविधान के अनुसार इन्होंने कैसी भूमिका निभाई है हमारे देश को बनाने के लिए। स्वतंत्रता के बाद की बात है, विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन हुआ। जैसे कांग्रेस था ना पहले, कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारे, बीजेपी की बात कर लें तो ये भी इसके बाद निर्माण हुआ। तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज थी, उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मतलब राज्य के आधार पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी और वो अपने अपने राज्यों में अच्छे से काम करके अपनी सरकार को बनाना शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी हो गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने भारतीय राजनीति को अन्य दृष्टिकोण दिए। इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने प्रांत में ऐसे ऐसे काम किए जो जनता की भलाई के लिए बहुत उपयुक्त था और जनता को इनका सपोर्ट भी मिला और इन्होंने भी जनता का सपोर्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक और सामाजिक सुधार। अब हम राजनीतिक और सामाजिक सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक सुधार किए गए। भारत के आजाद होने के बाद कई प्रकार के समाज में सुधार हुए हैं, आर्थिक सुधार हुए हैं, सांस्कृतिक सुधार हुए हैं। कई प्रकार के सुधार ऐसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष हुआ है, विधवा विवाह के खिलाफ संघर्ष हुआ है, बाल विवाह के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ, शिक्षा का सुधार हुआ है, महिला सशक्तिकरण हुआ है। पहले जो महिलाओं पर अत्याचार होता था, महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उन्हें ऐसा समझा जाता था कि ये बर्तन पोछा झाड़ू मारने के लायक है। तो इन सभी चीजों में सुधार हुआ है। इसके अलावा इन सुधारों ने भारतीय समाज की दिशा बदलने में मदद की। अब महिलाएं भी अच्छे अच्छे पद पे है, अच्छे अच्छे नौकरियां कर रही है, पढ़ी लिखी महिलाएं। इससे एक देश, एक राज्य, एक प्रांत, एक जिला, एक कस्बा मजबूत होता है, सशक्त होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो राजनीतिक और सामाजिक सुधार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक स्थिरता और चुनौतियां। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जब भारत आजाद हो गया 1947 के बाद, कई प्रकार की चुनौती थी जिसका सामना भारत को करना पड़ा है। जैसे कि कश्मीर मुद्दा हो गया, पाकिस्तान से अभी तक लड़ाई चली रही है। पंजाब का सिख आंदोलन हो गया, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है। और हाल फिलहाल में आपने बांग्लादेश के बारे में न्यूज सुना ही है कि शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी, पीएम थी, वहां उनको हटा दिया गया और पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान आपको पता ही है कि उसके यहाँ मिलिट्री शासन चलता है और ये पाकिस्तान से ही टूट के पूर्वी पाकिस्तान था जिसका नाम अब बांग्लादेश है। तो इसके अंदर भी अब हाल फिलहाल में, अभी 2 से 3 दिन पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब की बात है, ये अगस्त का महीना है 2024, तो अभी 2-3 दिन पहले वहां पे फिर से मिलिट्री शासन हो गया। मतलब अब उस देश को कंट्रोल कौन कर रहा है? मिलिट्री कर रहा है, आर्मी के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, जैसे कि कई बार पाकिस्तान में देखा जा चुका है। तो ऐसा ही कुछ समस्या अभी बांग्लादेश के अंदर भी चल रहा है।
तो देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे, इन चुनौतियों ने भारतीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हमने कई सारे युद्ध भी लड़े हैं, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, इन सब के साथ हमने कई सारे युद्ध लड़ा है। और आतंकवादी वाली जो समस्या है वो तो हमारे देश के अंदर बहुत लंबे समय से और अभी तक चलती आ रही है। पहले तो पाकिस्तान ही समस्या था, अब तो पाकिस्तान भी समस्या है, बांग्लादेश भी समस्या है, चीन भी समस्या है, और नेपाल के माध्यम से भी हमारे देश में आतंकवादी सब आ जाते हैं। तो ये हम एक तरह से समझो ना कि चारों तरफ से हम ना आतंकवादी वाले देशों से घिरे हुए हैं। इसके अलावा हमें पढ़ना है आर्थिक नीतियों का बदलाव। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति को नया दिशा दिया। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि पूंजीवादी जो पद्धति है हमारे भारत देश में, दोनों चीजें आपको मिलेगा। हम रसिया के विचारों को भी फॉलो किए हैं, हमने अमेरिका के विचारों को फॉलो किया है, हमारे यहाँ आपको दोनों चीज मिलेगा। और जब से ग्लोबलाइजेशन है तब से हमारे भारत की स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों में काफी बदलाव देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था में मजबूती मिला है, क्योंकि जब हम एक देश के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं तो इससे क्या होता है, फायदा होता है हमें अपने आर्थिक व्यवस्था में। हमारे यहाँ पैसा आएगा तो हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। इससे क्या हुआ कि राजनीति को एक नया दिशा मिला है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वो एक छत के नीचे है। जब से ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो इन नीतियों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल किया और आर्थिक विकास की नई संभावनाएं खोली। वैश्विक अर्थव्यवस्था को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आज भारत दुनिया के कई सारे देशों के साथ व्यापार कर रहा है, और दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संविधान संशोधन और न्यायिक दृष्टिकोण संविधान। देखिए अब देखिए संविधान में क्या हुआ कि समय समय पर संशोधन हुआ है। जब संविधान हमारा लचीला है ना, हमने तो ये बातें पढ़ी भी है कि संविधान हमारा लचीला है, तो जब जरूरत लगा है हमें, जब हमें लगा है कि इन नियमों से अब काम नहीं चलने वाला है, तब हमने नए संविधान में नियम में फेरबदल किए हैं या फिर नए नियम कानून बनाए हैं। जैसे कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो स्थानीय स्वायत्तता और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए था। जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो गांव कस्बों के अंदर जो पंचायती राज था, इसको मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां संशोधन किया गया था। इस तरह से आपने देखा, मैंने जो आपको इससे पहले पार्ट में पहले नंबर पे जो मैंने वीडियो आपको पब्लिश किया था उसमें मैंने 8 चैप्टर दिया था। टोटल 8 चैप्टर में ये हमारा पहला चैप्टर था, जिसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, और ये फर्स्ट पार्ट होगा। ऐसे ऐसे 8 पार्ट में ये सारे वीडियोस बनाए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।